Good morning, student. Today I will discuss you HIV. जैसा कि हमने बताया था कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था ये सब, ठीक है। ये सब हमने पढ़ रखा था पहले ही, और भी सारी चीजें उसी के साथ में HIV। देखो HIV क्या है, तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि HIV ना बहुत टिपिकल है, और आपने बार बार इसके बारे में बार बार सुना होगा ना, बार बार आपने सुना होगा। क्यों क्यों सुनते हैं ना, क्योंकि एक तो इसके बारे में लोगों को नॉलेज भी बहुत कम है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, लोगों को नॉलेज भी कम है। तो हम आपको बताएंगे कि एचआईवी क्या होता है, और एचआईवी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और इसको लेके जो आप लोगों के मन में क्या बना हुआ है, एक भ्रम सा बना हुआ, क्योंकि इन शब्द को मैं तुमको बता रहा हूँ, सब चीज किससे कनेक्टेड है, नॉलेज से। लोगों को नॉलेज की कमी है थोड़ी। अब नॉलेज की कमी होने के कारण इसको लेकर तरह तरह की वो बनाई गई, बहुत सारी चीजें ये वो, ठीक है। ये सब आज क्लियर हो जाएगी। तो पहले आपको हम बताएंगे एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है, ये वायरस होता है, ठीक है। क्या होता है, ये वायरस है। इस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और आपको हम एक अंतर बता देता हूँ, एचआईवी के कारण एड्स होता है, ठीक है। एड्स कोई बीमारी नहीं, एचआईवी के कारण क्या होता है, एड्स होता है। और एड्स क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं कि हाँ चलो निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ऐसा नहीं। एचआईवी के कारण जो एड्स होता है वो एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं, एक स्पेसिफिक डिजीज ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है, ठीक है। उसको क्या, एड्स का क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी, हमने क्या बोला कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस को क्या करता है, एचआईवी क्या करता है, एचआईवी करता है एड्स, एड्स करता है एचआईवी, ठीक है। एचआईवी के कारण क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। और सबसे पहला सबसे पहला डेथ जो इंडिया में देखा गया था एचआईवी के कारण, इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में। अभी देखो हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड की, ठीक है। कि वर्ल्ड में पहला केस कब देखा गया था, पहला केस देखा गया था, पहला केस देखा गया था वर्ल्ड का 1959 में, 1959 में, 1959 में पहला केस देखा गया था। एड्स के कारण डेथ हुई थी पहली 1959 में देखी गई थी। वो कहाँ पे था, कांगो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और एचआईवी का केस इंडिया में कब पहला देखा गया था, 1986 में। देखो एक चीज आपको अंतर में बता दिया, एचआईवी अलग चीज है और एड्स अलग चीज है। एचआईवी के कारण एड्स हो रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि एचआईवी के कारण क्या हो रहा है, एचआईवी के कारण एड्स हो रहा है, ठीक है। एचआईवी के कारण एड्स हो रहा है, ऐसा नहीं कि एड्स ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा पहले, क्योंकि एड्स जो है ना वो किसके कारण हो रहा है, एचआईवी के कारण हो रहा है। एचआईवी के कारण क्या होगा, एड्स होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, एड्स डेथ इन कांगो। पहला डेथ को तो वर्ल्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो पहला डेथ हुआ था वहां साउथ अफ्रीका में। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पहला केस देखा गया था, ठीक है, चेन्नई में। चेन्नई में पहला केस देखा गया एचआईवी केस इन इंडिया, चेन्नई, ठीक है। और एड्स कब देखा गया, एचआईवी के कारण एड्स कब होता है, चेन्नई में क्या देखा गया था, एचआईवी का पहला केस। और एड्स कब होता है, कब एड्स हुआ था 1987 में, पहला केस देखा गया था कहाँ पे, इंडिया के पुष्कर में। तो दो चीजें क्लियर रखना, ये आपको कंपटीशन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट केस इन इंडिया एचआईवी का कब हुआ था, 1986 में। और फर्स्ट केस ऑफ एड्स इंडिया में कब हुआ था, 1987 में। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्लिम डिजीज। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्लिम डिजीज। किसको बोलते हैं, एड्स को हम क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज बोलते हैं, क्योंकि एड्स इज काज्ड बाय एचआईवी वायरस व्हिच हैव रेट्रोवायरस आरएनए बिलोंग टू लेंटिव वायरस फैमिली। कहां से बिलोंग करती है, ये लेंटिव वायरस फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि क्या होता है एचआईवी, क्यों होता है।
HIV के कारण एड्स होता है, और HIV वायरस रिट्रो वायरल वायरस के फैमिली रिलेटिव वायरस फैमिली से वो करता है, ठीक है। और HIV यूज CD4 सेल, देखो HIV जो वायरस है वो CD4 सेल को आपके यूज करता है। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि CD4 सेल क्या है, आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल है, जो इम्यून सिस्टम के है, सेल प्रोवाइडिंग सेल है जी, ठीक है। तो उस पे उसी को रिप्लिकेट करने के लिए क्यों यूज करता है, जैसे आप तुम करो ना, अब तुमको मान लो कि और कोई बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, इन्फेक्शन करता है, तो वो तो CD4 सेल पे नहीं आता, वो तो हमारी इम्यूनिटी भी नहीं करता। तो सर ये HIV ऐसी क्या खासियत होती है कि हमारे जाके हमारी इम्यूनिटी को वीक कर, जैसे हम क्या सुनते हैं कि कोई HIV से नहीं मरता है। HIV में होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, आपको नॉर्मल से जुकाम हो जाएगा तो मर जाओगे। HIV एड्स यही है। तो ऐसा क्या इसके अंदर है कि तुम्हारे जो सेल बनाने वाली सेल है उसी पे जाके अटैक करता है, उसका कारण है जो HIV इसलिए CD4 सेल को यूज करता है, क्योंकि इसको जो HIV जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है ना, उसके पास CD4 सेल का रिसेप्टर ऊपर उसके एक सेल को प्रोड्यूस होता है। HIV वायरस की बॉडी में क्या होता है, CD4 सेल का रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है, मौजूद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। कहां पे प्रोटीन होती है, ये उसके वायरस के उस पे पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है, CD4 सेल में। इसका रिसेप्टर कहां रहेगा, CD4 सेल में, ठीक है। ये तो ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहां रहेगा, HIV वायरस के, ठीक है, वायरस के बॉडी पे। और ये इसका रिसेप्टर कहां पाया जाता है, CD4 सेल में। इसीलिए HIV वायरस किस पे अटैक करता है, CD4 सेल पे। इसलिए आपकी क्या हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है। दूसरा देखो, हाँ मैंने आपको बताया था, अब यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी। वो चीज क्लियर क्या होगी, ये चीज क्लियर क्या होगी आपकी, ये चीज क्लियर ये होगी कि आप ध्यान से देखो इसमें डायग्राम, ठीक है। ये रहा आपके HIV वायरस का डायग्राम। HIV वायरस अभी तक आपने बहुत कंफ्यूजन वाले देखे होंगे। ये देखो मैंने जिस चीज की बात की थी, इसके ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये दोनों रिसेप्टर इसके इस पर मौजूद होता है। और इन दोनों का रिसेप्टर कहां मौजूद होता है, CD4 सेल पर। ये किसका डायग्राम है, ये आपके HIV वायरस का, ये किसका है, ये किसका है, HIV वायरस का। ये किसका है, आपके HIV वायरस का है, ये आपके HIV वायरस का, ये आपके डायग्राम HIV वायरस का है, ठीक है। और HIV वायरस में आपको समझने वाली जो चीज है कि इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है, और जिसका रिसेप्टर हमारी बॉडी के सेल जिसका नाम है CD4 सेल, उसके पास इसका रिसेप्टर होता है। इसीलिए जाके बाइंड कहां करेगा, सीधे ये जाके बाइंड करेगा CD4 सेल को। यही कारण है कि तुम्हारी ये जाके इम्यूनिटी, नहीं तो और भी बैक्टीरिया से क्यों हमारी इम्यूनिटी नहीं करती है, ऐसी इसमें क्या खतरनाक होती है, इसमें जो मेन चीज होती है खतरनाक बनाती है जो इस चीज को, यही है इसके पास जो रिसेप्टर होता है CD4 सेल का होता है। और CD4 सेल जो है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जाके वहां पे क्या करता है, अटैक करता है, तो वहां पे जाके क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, ठीक है। बाकी इसमें देखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है याद है वहां पे, ठीक है। फिर क्या है, MCH प्रोटीन है, तो ये सब चीजें हैं। अब देखो पैथोजेनेसिस क्या है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंटर होगा। मान लो इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, ये सब हो गया, किसी भी कारण से किसी आपने इन्फेक्टेड ब्लड से टच कर लिया या सेक्स किया, ये जो भी है, ठीक है, निटिलिस्टिक इंजरी होगी कोई भी कारण से, या आपको बॉडी में गया, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो इसका ये है, ये आइडेंटिफाई करेगा रिसेप्टर CD4 सेल का। इसका इसका जो रिसेप्टर होता है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 का, इसका रिसेप्टर CD4 सेल पर मौजूद होता है, और उस रिसेप्टर का नाम है CCR5। CCR5 की रिसेप्टर है CD4 सेल पे, किसका, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है वायरस के बॉडी में, तो वायरस के स्ट्रक्चर में, तो ये तुम्हारे अंदर बॉडी में घुसा, किसी भी तरीके से वहां पहुंचा। अब क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन 41 को रिट्रीव CD4 सेल में इंटर इनटू द सेल। अब क्या करेंगे, सेल को इंटर पहुंचाएंगे। अब ये क्या करेंगे,
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगी, सिंगल कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यही सब खेल बिगड़ गया। सबसे खतरनाक क्या है कि आरएनए से ये डीएनए बनाने लग गया। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात है बेटा, याद रखना, इसमें बना क्या रहा है, डीएनए। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो आरएनए से डीएनए बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, आरएनए। ये इसकी क्या है, बीमारी है, आरएनए से डीएनए बनाने लगे। और नॉर्मल क्या होता है, हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इसमें तुम्हारे सेल में पहले एक चीज समझो, तो ये चीज तुमने समझा क्या, कि क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 को आइडेंटिफाई करेगा रिसेप्टर को, उसका क्या करेगा, CD4 सेल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, CD4 सेल पे क्यों अटैक करेगा, उसका कारण होता है क्योंकि इसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 इसका रिसेप्टर कहां मौजूद होता है, CD4। ठीक है, अभी CD4 सेल पे पहुंच गया, वहां पे अभी क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा और सेल के अंदर घुसेगा। पेनिट्रेट किया, CD4 सेल के अंदर घुसेगा। अब CD4 सेल के अंदर घुस के अभी काम क्या करेगा, उसके अंदर जो तुम्हारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन चल रहा था ना, डीएनए से आरएनए बनने का, वो अभी उल्टा करवा लेगा। और उल्टा कैसे कराएगा, इसके पास एक एंजाइम होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके पास एक एंजाइम होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए से आरएनए नहीं बनने देता, ये आरएनए से डीएनए बनाने लगता है। सबसे जो खतरनाक बात है यही है। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। ठीक, ठीक क्या है, अब हम समझेंगे। तो मैंने बता दिया सर ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये कैसे फैलेगा, कैसे वाले की कहां पे होगा। ठीक है, ये चीज है। तो पहला इसका मोड हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा। ठीक है, ये मान लो किसी को है, या हम ये मान लो सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि आप हेल्दी हो, आपको कैसे एचआईवी हो सकता है, ये चीज समझ लेते हैं। किसी को अगर दूसरी भाषा में बोल रहे तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी को है तो किसी और को कैसे होगा, ये भी चीज बोल सकते हैं। तो बात देखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, आपको क्या आ सकता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रैक्टिकल बेसिस पे, कि अगर वो चीज है तो देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होता। तो इसको हम दोनों चीज मान सकते हैं कि अगर किसी एक से दूसरे को कैसे होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या किसी आप हेल्दी हो तो आपको कैसे हो जाएगा, किसी के हो तो आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेने हैं। मान लो कि किसी को है तो आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेने के आपको ना हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, आज तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम्हारे चाहे ब्लड हो गया, चाहे सीमेन हो गया, चाहे तुम्हारे हो गया आंसू, बॉडी के हर सिक्रेशन में, मतलब हर सिक्रेशन, मतलब हर सिक्रेशन जहां से भी तुम्हारी बॉडी का सिक्रेशन निकलेगा ना, जहां से भी तुम्हारी बॉडी का सिक्रेशन निकलता है ना, वहां से बैक्टीरिया क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। अगर जिस पर्सन को है उस पर्सन की किसी भी सिक्रेटरी फ्लूइड, बॉडी कोई भी सिक्रेटरी फ्लूइड है, उसके आप कांटेक्ट में आओगे, उसके आप कांटेक्ट में आओगे, उसके आप कांटेक्ट में आओगे तो आपको हो जाएगा। इसका कोई भी सिक्रेटरी फ्लूइड है, कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी सिक्रेटरी फ्लूइड है, आप उसके संपर्क में आओगे तो हो। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लेना। ये मत बाद में पूछना सर उससे होता है कि नहीं, आप उसमें बता देंगे जितने भी सिक्रेटरी फ्लूइड है उसमें प्रेजेंट होता है। हाँ, ये पोटेंसी कम होती है, सबसे ज्यादा पोटेंसी ब्लड में होती है, सबसे कम पोटेंसी ऐसे। ठीक है, पोटेंसी की नाम, लेकिन होता सबसे। तो बॉडी की किसी भी फ्लूइड में मान लो किसी को हुआ है, तो अगर उसके तुम किसी बॉडी फ्लूइड के टच में तुम्हारी बॉडी के ब्रेक हो गया इसकी, और तुम्हारे घाव में अंदर ब्लड में घुस गया, तो फिर इन्फेक्ट करता है। ये चीज आप क्लियर रखना है। ठीक है, तो पहला आप पढ़ेंगे इन्फेक्टेड ब्लड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड, कैसे होगा ये, पहला कैसे फैला है, इन्फेक्टेड थ्रू द ब्लड। मान लो किसी को हुआ है और उसके ब्लड के आप कांटेक्ट में आ गए, सबसे हाई सेंसिटिव है, 100% होता है, 100% होता है। अगर आप किसी को हुआ है, जिसको एचआईवी हो रखा है, अगर आपने उसके ब्लड को छू लिया या किसी तरीके से आपको हुआ तो आपको हो जाएगा। पहले क्या है, मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो बहुत रेयर चांस है, इसमें डेथ ही होता है।
फिर क्या है, शेयरिंग नीडल है। हाँ ये जो हो गया, जो हेल्थ केयर वर्कर है, जैसे मान लो नर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो क्या है, हेल्थ केयर वर्कर है, जो क्या है, हेल्थ केयर वर्कर है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, उनको सबसे ज्यादा बचने की जरूरत क्या है कि पहली तो बात शेयरिंग नीडल, मतलब एक जो नीडल है किसी पेशेंट पे यूज किया, वही नीडल दूसरे पेशेंट पे नहीं यूज कर रहा है, मान लो उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो दूसरे। दूसरा एक्सीडेंटल नीडल हिस्ट्री, जो होता है ना कि तुम्हें इंजरी हो जाए, मान लो तुम्हें जिस इंजरी हुई है और मान लो उसे एचआईवी था, तो बहुत ज्यादा तो इससे भी सबसे ज्यादा फैलने के चांस होते हैं बड़े। फिर क्या है, पेरीनेटल, मतलब डिलीवरी को, अगर माँ को है तो बच्चे को होने के चांस, वो भी कब होता है, अगर माँ को है और बच्चे को कब होगा, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, उसके बाद क्या होता है, आता है आपको जब ड्यूरिंग इंट्रामेटल पीरियड, जब माँ का जब बच्चा बाहर आ रहा होता है उस टाइम, जब हम क्लैंप कटिंग करते हैं, जब हम प्लेसेंटा को अलग करते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा बच्चे, माँ से बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, किसको, बच्चे को, एचआईवी। ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर है कि हाँ, माँ को अगर एचआईवी है तो बच्चे को एचआईवी होगा, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, अगर माँ को है तो बच्चे को होगा, पक्का, ठीक है, अगर माँ को है तो बच्चे को होगा। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा क्या है, ब्रेस्ट मिल्क। हाँ देखो, मैंने पहले बताया था कि जितने भी फ्लूइड होते हैं सिक्रेटरी फ्लूइड, उनके हर सिक्रेटरी फ्लूइड में ये होगा जरूर, ठीक है, इन्फेक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या है, सेक्सुअल कंटेंट, मान लो आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, और उसके लिए दो चीज होना कंपल्सरी है, क्या, एक तो मल्टीपल पार्टनर, अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स कर रहे हो, प्लस मल्टीपल पार्टनर तो कर ही रहे हो, प्लस क्या कर रहे हो आप, अनप्रोटेक्टेड, मतलब बैरियर मेथड नहीं यूज कर रहे हो, उसमें भी सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सीमन और वजाइनल सिक्रेशन, मतलब जो सीमन निकलता है उसमें भी आपका, मैंने पहले भी आपको एक चीज मैंने बोली थी क्लियर वालों में, जितने भी तुम्हारे सिक्रेटरी फ्लूइड, जितने भी सिक्रेटरी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो, चाहे टीयर्स हो, चाहे सीमन हो, चाहे वेजाइनल सिक्रेशन हो, कोई भी बॉडी से सिक्रेशन निकल रहा है, उसमें आपके एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, तो आपको बचना है। फिर क्या है, मल्टीपल, तो क्या यहाँ पे मैंने समझा के रखा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, इंजेक्शन ड्रग यूज, फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अनइन्फेक्टेड पार्टनर, मान लो जिससे तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, मान लो आप जिससे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, अगर उसे मान लो इन्फेक्शन है, तो आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये 100% चांस है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें रिस्पेक्ट है, मतलब मल्टीपल पार्टनर, क्या क्या मल्टीपल पार्टनर, अगर मल्टीपल पार्टनर है प्लस, ठीक है, और हर एक सिक्रेशन में ये बैठा है, हर एक सिक्रेशन में होगा, चाहे सीमन को ले लो चाहे वेजाइनल को ले लो। फिर क्या है, शेयरिंग नीडल विद इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो तुम जिसको पहले नीडल लगाया कि उसको इन्फेक्शन था, फिर तुमने वही नीडल यूज कर दिया। फिर क्या है, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर से फीटस को ट्रांसफर होगा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैंने आप लोग को इजीली समझने के लिए ड्राइंग में इसका भी यूज किया, ठीक है, डायग्राम के यूज। फिर क्या है, अर्ली सिम्टम्स आना चाहिए, चलो सर आप बोल दिए कि सर हो भी जाए, हम सिम्टम पढ़ेंगे, तो मैंने एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे बताया हुआ है, जो आपको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। पहला क्या है, फीवर और चिल्स, फिर फीवर और चिल्स, फिर क्या है, हेडेक एंड स्विंग, मूड स्विंग, क्या होगा, हेडेक होगा, मूड स्विंग होगा। देखो ये अफेक्ट सिस्टम वाइज करता है, इन्हें कि सिर्फ एक चीज को करता है, ऑल बॉडी को अफेक्ट करता है, तुम्हारे CD4 सेल को अफेक्ट करेगा, ऑल बॉडी को अफेक्ट करेगा। और ये अभी कौन सा सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है, फीवर चिल्स होगा, हेडेक होगा, ठीक है, मूड से होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। फिर क्या है, यहाँ पे देखो थ्रोट में क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, लिम्फ नोड स्वैलन हो जाएंगे और माउथ में अल्सर होगा। तो सिस्टम वाइज इसमें मैंने इसीलिए इसको मैंने किया था कि आपको सिस्टम वाइज अच्छे से समझ आ सके। फिर क्या होगा,
यहाँ पे आपका हेडेक होगा, मूड स्विंग्स होगा, फीवर चेंज होगा। यहाँ पे आपका सोर थ्रोट होगा, स्वैलिंग लिवर होगा, माउथ ऑल्सर होगा। फिर इसमें क्या होगा, लंग्स में आपको निमोनिया होगा, आपको कफ होगा, ब्लीडिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, और क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे चेस्ट, अब क्या होगा, मसल को क्या करेगा, मसल फटीग करेगा एंड एक्स करेगा, ठीक है, पेन होगा, ये सब होगा, ठीक है। हार्ट पे क्या होगा, हार्ट रेट एंड प्रेशर, हार्ट रेट एंड लो ब्लड प्रेशर, या आपको प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को लो कर देगा, हार्ट रेट भी घट जाएगी, ब्लड प्रेशर भी घट जाएगी आपकी। चलो ठीक है। अब जीआई सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा, नोजिया वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर क्या होगा, आपको स्किन पे क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे, कालनेस, रैशेस एंड ब्लूनेस ऑफ द स्किन, क्या दिखेगा आपको, कालनेस, रैशेस एंड ब्लूनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। फिर क्या होगा, जॉइंट, फिर क्या होगा, वुमेन है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चेंजेस इन मेंस्ट्रुएशन, लोअर बेली पेन, जहाँ पे आपका वेजाइना होता है उसके ऊपर थोड़ा सा वेजाइना के ऊपर वहाँ पे पेन होगा, फिर वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो मैं यहाँ पे क्या आपको एकदम क्लियर सिस्टम अर्ली सिम्टम्स बताया, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम पे कौन कौन सी चीजें चेंजेस आएंगी अर्ली सिम्टम्स का। फिर क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सा यूज करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सा यूज करेंगे, पहला क्या है, सीरोलॉजिकल मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्या यूज करते हैं, सीरोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, सीरोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्शन के लिए, क्या करने के लिए, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने, ठीक है। सीरोलॉजिकल मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसका एचआईवी टेस्ट का डायग्नोस्टिक हम कैसे करेंगे, तो पहला क्या है, रैपिड टेस्ट, मतलब जब प्रेगनेंसी की आती है ऐसे इसमें भी आता है, तो लाइन आता है नेगेटिव पॉजिटिव, रैपिड टेस्ट इलीजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सप्रेसेंट एंटीबॉडी, ठीक है, इलीजा करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट, इसका जो कॉन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगा है कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट, तो क्या है इसकी कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट मेथड। फिर क्या है, एंटीजन डिटेक्शन मेथड, क्या एंटीजन डिटेक्शन मेथड, उसके अंदर क्या है, P24 एंटीजन कैप्चर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, ठीक है, ये चल सकती है। फिर क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है, इसमें पहला ड्रग जो यूज करते हैं कौन सा, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें आपको जो दो तीन नाम याद करना है याद कर लेना, जैसे इसमें लेमिउडिन, स्टेबुडिन, टिरोफुबिन, डिगोबुडिन, ये कौन सी है, एनआरटीआई, मतलब न्यूक्लियो, इसका फुल फॉर्म सुन लो, इसका फुल फॉर्म सुन लो, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसमें तीन चार ड्रग आपको जो याद रखना है। फिर क्या है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसमें क्या है, डेलाब्रिडिन, इफाबिरेंज, नीवर, ठीक है। फिर क्या है, इंटीग्रेज इनहिबिटर, इसमें क्या है, रेल्टेग्रालिन, डोलुटेग्राविर, इल्विटेग्राविर, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटीज इनहिबिटर, एटेजानेबिर, डेरिनेबिर, इंडिरेपिविर, लोपिनेविर, रिटोनेविर, ठीक है। तो ये आपके ड्रग, इसमें जो दो याद रखने वाले हैं ये दोनों, एक ये और ये, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है इवाविरेन, जो ने भी रखना है, और इसमें जो है क्या है, जिडोबुडिन, स्टेबुडिन और लेमुबुडिन, ठीक है। तो ये आपका था मेडिकल मैनेजमेंट, इसका शॉर्टकट टॉपिक है रॉक टाइड, इफोब्रोटाइड, मेरा भी रोग, ठीक है। इससे आपका क्या है, इसका एक मैंने शॉर्टकट बनाया, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी, पहला क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, मान लो किसको लिटिल स्टिक इंजरी हो गई, ठीक है, तो इसका क्या है, दिस ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट पीपल आर एक्सीडेंटली इन्फेक्टेड, देखो जैसे डिजीज, इसमें क्या करते हैं, दे आर गिवन स्पेशल ड्रग विद इन 24 आवर्स इज गिवन एंड दे कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर 28 days, एचआईवी इन्फेक्टेड विल नॉट
देखो क्या है कि मान लो तुम्हें हुआ, तुम्हें न्यूरोलिस्टिक इंजरी हुई और तुम्हें पता था एचआईवी पेशेंट था, तो तुम्हें क्या करना है, तुरंत 24 घंटे के अंदर दवाई यूज लेने शुरू कर देना है। और दवाई कब तक लेनी है, 28 दिन तक लेनी है। इससे क्या देखते हैं कि 100% केसेस में एचआईवी डेवलप नहीं है। लेकिन कब लेना शुरू कर देना है, 24 घंटे के पहले। ठीक है, हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, देखो हाउ कैन बी प्रिवेंटेड एचआईवी, मतलब वो सिस्टम क्या है, पहले क्या, सेफ सेक्स। पहले तो आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स नहीं करो, और सेक्स करो तो क्या लेके करो, प्रोटेक्शन का यूज करो। सेक्स के दौरान क्या यूज करो, प्रोटेक्शन का यूज करो। अबाउट शेयरिंग नीडल, आप शेयरिंग नीडल ना यूज करो, मतलब जो पेशेंट को यूज किया उसको फिर डिस्कार्ड कर दो। रिड्यूस नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, आप एक से सेक्स करो, मतलब इन्हें 4-5 से सेक्स करो। ईट बिल बैलेंस डाइट, आप खाना बैलेंस खाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट प्लेंटी ऑफ विच, और क्या, स्मोकिंग ना करो। ये क्या है, प्रिवेंट करने के सब तरीके हैं। फिर क्या, प्रिवेंटेड ऑफ एचआईवी एड्स, देखो एचआईवी इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस मंथ कब मनाया जाता है, 1 से 31 दिसंबर। ठीक है, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। 1 से 31 दिसंबर तक क्या होता है, इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, पहला क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो हम क्या करें, कैंप लगाएं और क्या करें, अर्ली डायग्नोसिस करें और असेसमेंट करें। फिर दूसरा क्या है, एचआईवी टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, हम क्या करें, एचआईवी को टेस्ट करें और ट्रीटमेंट करें। फिर क्या है, नेवर शेयर नीडल एंड यूज स्टेराइल नीडल, हमें क्या नहीं करना है, नीडल शेयर नहीं करना है कि किसी पे यूज करके फिर दूसरे पे यूज करें। और दूसरा हमें क्या यूज करना है, स्टेराइल नीडल यूज करना है। प्रोवाइड एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, मान लो किसी को न्यूरोलिस्टिक इंजरी हो गई तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या करना है, दवाई स्टार्ट कर देनी है और 28 दिन तक दवाई लेनी है, वो बाद में डेवलप नहीं होगा। फिर क्या, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड वुमेन, मान लो तुम्हें पता चल गया कि एचआईवी इन्फेक्टेड बंदा है, उसको हम मेडिकेशन देंगे तो उसके बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी। फिर क्या, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब आप कंडोम का यूज करो सेक्स के दौरान, आपको मल्टीपल पार्टनर नहीं करने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। और मल्टीपल पार्टनर के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन बैरियर मेथड का, इसमें मतलब और कोई और कंट्रासेप्टिव ये सब नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए, बैरियर मेथड, तभी आप इन्फेक्शन से बच सकते हो, नहीं तो आप इन्फेक्शन से नहीं बच सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, बैरियर मेथड। उसके बाद क्या, एचआईवी इन्फेक्टेड मदर शुड फीड देयर बेबी फॉर्मूला मिल्क, मतलब जिसको अगर एचआईवी है तो अपने मदर को, अगर मदर को एचआईवी है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी, बल्कि वो कौन सा बोतल को दूध या फॉर्मूला फीड कहते हैं उसको करवाएगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिसेंटली समराइज कर दिया। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था कि एचआईवी क्या होता है, फिर हमने बोला एचआईवी का पहला केस कहाँ था, उसका डेथ कहाँ हुआ था। फिर हमने बोला एचआईवी कहाँ इंडिया में पहला केस कहाँ हुआ था। फिर एचआईवी एड्स का पहला केस कहाँ हुआ था, एचआईवी एड्स को क्या बोलते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन, अरे ये तुम्हारी CD4 सेल पे क्यों बाइंड होती है और किसी सेल पे क्यों नहीं बाइंड होती है, और CD4 सेल क्या होता है मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया था कि इसका इसका मैंने बताया स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पास मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, यही सबसे खतरनाक होता है, और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 का रिसेप्टर कहाँ पे, आपके CD4 सेल पर मौजूद होता है, इसीलिए CD4 सेल को बाइंड करती है, और अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, आपको नॉर्मल क्या बनता है, डीएनए से आरएनए, यहाँ पे बताया था मैंने। लेकिन ये जब एंजाइम चली जाती है, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी में आरएनए से डीएनए बनने लगता है। फिर मैंने इसका ट्रांसमिशन आपको अच्छे से डायग्राम में समझा दिया कि आपको ब्लड ट्रांसमिशन कैसे होता है, पेरिनेटल कैसे होता है, सेक्सुअल वाला आपको कैसे क्या करता है। फिर आपको बताया सिम्टम्स, मैंने सिम्टम्स बताए थे बॉडी के सिम्टम्स कि अगर आपके ये नर्वस सिस्टम क्या इफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड पे, थ्रोट पे क्या इफेक्ट करेगा, लंग्स पे क्या करेगा, कार्डियो पे क्या इफेक्ट करेगा, इसका अलग अलग सिम्टम्स है, अलग अलग मूवमेंट में क्या करेगा, मैं स्पेशल ये सब मैंने बता दिया। ठीक, फिर हमने पढ़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, जो हमने बता दिया कंफर्मेटिव डायग्नोसिस इसका होता है बैक्टीरियल ब्राउन मेथड। ठीक है, फिर हमने बताया इसका मेडिकल मैनेजमेंट, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। ठीक है, बाकी याद आया ना, लेकिन ये दोनों को याद रखना, सिंपल चल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होगा, मान लो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, किसी को एक्सपोजर की अगर न्यूरोलिस्टिक इंजरी होगी उसको 24 घंटे के अंदर दवाई स्टार्ट करना है, 28 दिन तक दवाई खाना है। ठीक, फिर हमने बताया कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रिवेंशन के अंदर आपका हेल्थ एजुकेशन होगा, ये हेल्थ एजुकेशन है। फिर मैंने आपको बताया था कि एचआईवी मंथ कब मनाया जाता है, नया साल, तो 1 से लेकर 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। फिर मैंने बताया कि एचआईवी कैसे रोका जा सकता है। तो आपकी क्लास यही तक थी आज, थैंक यू।